नमस्कार दोस्तों, वेदांत गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारा है फ्लड यानी बाढ़। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जामिनर्स को इससे क्वेश्चन डेराइव करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि कौन सी नदियाँ हैं जहाँ जिसमें ज़्यादा फ्लड आता है, क्यों, कौन से ऐसे स्टेट हैं जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, पैटर्न क्या है, या फिर कॉजेज़ क्या होते हैं ज़्यादा फ्लडिंग के, या है मैन मेड रीजंस हो या फिर नेचुरल रीजंस हो। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो फ्लड है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग इसको आसान भाषा में समझेंगे, जानेंगे कि कारण क्या होते हैं, उसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की बात करेंगे और उसके बाद सेफ्टी मेजर्स की बात करेंगे कि इससे कैसे बचाया जा सकता है, डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन को भी आपके लिए देंगे कि जिससे कि आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें दे दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाढ़ क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि बाढ़ क्या है। अगर देखिए कोई भी डिजास्टर की बात कीजिए, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर मैनमेड हो, तो उस पर फ्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि फ्लड है तो प्राकृतिक कॉज से। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि इंसान पानी बना लेगा और उसको कहीं बहा देगा जिसकी वजह से बाढ़ आ जाएगी, या फिर कोई इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर देगा वाटर की कि फ्लड की सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन नेचुरल कॉज होने के बावजूद भी उसमें बहुत बड़ा जो पार्ट होता है वो मैन मेड इंटरवेंशंस का होता है। यानी जो मानव हस्तक्षेप है उसकी वजह से जो इंटेंसिटी है फ्लड की वो बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें कि फ्लड क्या केवल नेचुरल रीजन से आता है, तो नहीं, फ्लड नेचुरल रीजन और मैनमेड दोनों रीजंस की वजह से आता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि फ्लड की सिचुएशन क्या होती है। फ्लड कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है। किसी भी एरिया में अगर टेम्परेरीली थोड़ा पानी सबमर्ज कर देता है यानी उसको डुबो देता है, किसी एरिया को पानी अगर डुबो दे रहा है और जिससे जल जीवन प्रभावित हो रहा है, तो जो जनजीवन है यानी वहाँ के जो लोग हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उस सिनेरियो को क्या बोलेंगे हम लोग, एक फ्लड सिनेरियो बोलेंगे या फ्लड सिचुएशन बोलेंगे। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, एक कारण हो सकता है नेचुरल और दूसरा क्या हो सकता है, मैन मेड। अब नेचुरल में क्या हो रहा है कि जैसे बहुत बरसात हुई और उसके बाद बरसात का जो पानी है वो अचानक से रिवर में आता है और उसके बाद रिवर बढ़ जाती है और आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो नदी के आसपास का जो कैचमेंट एरिया है उसको सबमर्ज कर देता है, जिसकी वजह से एक फ्लडिंग की सिचुएशन अराइज हो जाती है। दूसरी जगह अगर मैनमेड रीजंस की बात करें तो हम लोग मुंबई 2006 का केस देख लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि रेनफॉल तो नेचुरल हो रही थी, ठीक है, नो डाउट हैवी रेनफॉल हो रही थी, लेकिन वो इतनी हैवी नहीं थी कि एक इतना फ्लडिंग का सिचुएशन आ जाए। तो फ्लडिंग का सिचुएशन वहाँ कैसे अराइज हो गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, मैन मेड रीजंस क्या थे कि वहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पाया। जैसे कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि पॉली बैग्स का यूज़ करते हैं या फिर पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और उसको नाली में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम था वो चोक हो जाता है और एक पानी जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो एक फ्लडिंग के सिचुएशन को क्रिएट कर देगा। तो मैन मेड रीजंस में ये हो जाता है। और एग्जांपल्स में क्या हो जाते हैं, जैसे डैम है, इंसानों ने डैम बनाया है, तो जो मैन मेड डैम से अगर वो टूट जाते हैं या फिर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है कि जिसकी वजह से अचानक से बहुत सारा पानी बाहर निकलता है, तो वो भी एक रीज़न हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो फ्लड है वो ना कि केवल प्राकृतिक कारणों से है बल्कि मैनमेड रीजंस की वजह से भी है। चलिए अब टाइप्स की बात कर देते हैं। तो कुछ टाइप्स हैं, जैसे एरियल है, रिवराइन है, फ्लैश फ्लड है, एस्चुरीज है, अर्बन फ्लडिंग है और कैटास्ट्रॉफिक फ्लड है। तो इनको वन बाय वन समझते हैं कि क्या है। देखिए, अगर सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में क्या होता है कि हमने अपना जो डेवलपमेंट मॉडल अपनाया है वो क्या कर दिया है कि कोई भी नेचुरल पाथ को नहीं छोड़ा है। यानी अब हमने हर जगह कंक्रीट के जंगल्स बना दिए हैं, सारे जो सरफेसेस हैं उस पर क्या कर दिया है, कंक्रीट की लेप कर दी है, यानी सीमेंटिंग कर दी है, तो जिसकी वजह से जो नेचुरल एक्विफर्स तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक है, पानी नीचे पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो अगर पानी बरसेगा और नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, और लिमिटेशंस में हम उसको निकाल लें क्योंकि पतली पतली नालियां बना दी हैं, या फिर अगर बड़े बड़े नाले बनाए हैं तो उसमें क्या कर दिया हमने, पॉलीथीन या प्लास्टिक से या अपने घर के कचरा उसमें डाल के उसको चोक कर देते हैं।
तो कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं जा पाएगा। अगर पानी नीचे नहीं जाएगा तो क्या होगा कि पानी सब ऊपर की तरफ आने लगेगा और एक फ्लड की सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, तो एरियल फ्लडिंग एक कॉज हो गया। रिवराइन में क्या हो जाता है कि अगर नदियों में, जैसे नदियों का जो कैचमेंट एरिया है उसके पास हम लोग इलीगली जाके रहने लगे, जो नदी बेसिन एरिया है, नदी के पास वाला एरिया है या नदी के मुहाने पे जो क्षेत्र है वहाँ पे रहने लगेंगे, तो देखिए पानी बरसेगा और रिवर का थोड़ा सा जो कैचमेंट एरिया है वहाँ तक पानी जाएगा। लेकिन अगर आप कैचमेंट एरिया में ही अपना घर बना लेंगे तो प्रोन हो जाएंगे फ्लड के लिए, क्योंकि नदी तो अपने नेचुरल पैटर्न को फॉलो ही कर रही है। लेकिन फिर क्या होगा, आपको सीजनली फ्लड का सामना करना पड़ेगा, तो वो भी एक पैटर्न है। या फिर क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ कई सारी पूजा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, आइडल्स को यानी मूर्तियों का विसर्जन कर देते हैं। मूर्ति है, फूल है, पॉलीथीन में कई सारे और जो सामान होता है हवन सामग्री उसको भी डाल देते हैं। तो जो गर्त है यानी जो गहराई है नदी की उसको हम लोग पाटते चलते हैं, यानी उसको हम लोग तलहटी को कम करते हैं। जो उसकी डेप्थ कम होती जा रही है तो वाटर को जो रिटेन करने की जो कैपेसिटी है, यानी नदी जितनी क्षमता है पानी को अपने साथ लेके चलने की, उसकी क्षमता को कम कर दे रहे। तो जब क्षमता कम हो जाएगी तो क्या होगा, पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलेगा, तो बरसात होगी तो जल्दी पानी ज़्यादा फैलेगा, तो इसकी वजह से भी एक फ्लड सिचुएशन अराइज करती है। फ्लैश फ्लड की बात करते हैं तो बेसिकली ये हिली रीजन्स में ही होता है, जहाँ पे अचानक से बादल फट जाता है और बहुत ज़्यादा पानी एक क्षेत्र में बरस जाता है, तो इसकी वजह से भी फ्लैश फ्लड आ जाते हैं। एस्चुरीज एंड कोस्टल फ्लड्स की बात करें तो एस्चुरीज एंड कोस्टल फ्लड्स में जनरली हमने देखा है कि टाइड्स के टाइम पे जो टाइड्स होती हैं यानी जो ज्वार भाटा है उसकी लहरों से अंदर पानी आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी कभी कभी आपको ऐसी सिटी फ्लडिंग की एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। अगर इस टाइप का फ्लड देखना है तो सूरत सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो टाइडल फ्लड लाता है। ठीक है, तो सूरत में क्या होता है कि जब नदी चढ़ती है, मतलब जब टाइड ज़्यादा आता है तो पानी शहर के अंदर तक आ जाता था। ठीक है, तो इस टाइप के कई शहर हैं दुनिया में जहाँ पे इस टाइप की फ्लडिंग का सिचुएशन आ जाती है। दूसरा एक कोस्टल फ्लडिंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुनामीज़ का। जब सुनामीज़ आती हैं या साइक्लोन्स आते हैं तो फिर क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने में अंदर तक पानी चला आता है। ठीक है, या फिर पूरे के पूरे एरिया को सबमर्ज कर देता है। नो डाउट वो एक टेम्परेरी फ्लडिंग ही होता है, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो भयानक होता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया एस्चुरीज एंड कोस्टल फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग को हम लोग ने ऑलरेडी समझा दिया है कि शहरों में कैसे होता है। तो शहरों में जैसे हमने बता दिया है कि कंक्रीट के जंगल्स हम बना चुके हैं, और जो नेचुरल पोर्स थे यानी जो अगर जैसे कोई हम लोग ने ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है कि जहाँ पे पानी नीचे की तरफ चले जाए। अब देखिए पार्क जितने थे वो कम करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जितने भी जो नेचुरल पॉन्ड्स थे यानी तालाब थे उसको भी हम लोग पाट के उसके ऊपर मकान बना ले रहे हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल जो मेथड्स थे जिससे कि पानी नीचे अपने ग्राउंड लेवल तक चला जाता था, नीचे बरसता था तो धरती के अंदर चला जाता था, तो वो हो ही नहीं रहा है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है और पानी कहाँ जा रहा है, सरफेस वाटर पे रहा है, यानी सतह पे ही बह रहा है नालियों के थ्रू और छोटे छोटे ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू। तो जब ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा, एक फ्लड की सिचुएशन आ जाएगी। मोस्टली अगर शहरों की बात करें तो किसी भी शहरों में जो फ्लड का सिनेरियो आता है वो ड्रेनेज सिस्टम के फेलियर की वजह से आता है। ठीक है, एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट इज कैटास्ट्रॉफिक, यानी कोई भी विपदा आ गई, जैसे कि मान लीजिए कोई डैम है, डैम की बात हम लोगों ने की थी, तो डैम अगर टूट गया तो बहुत बड़े पैमाने पे जो उस डैम के पीछे बहुत बड़ा रिजर्वोयर बनता है यानी पानी का जो भंडारण किया जाता है, तो बहुत बड़े पैमाने पे वो जो पानी अचानक से निकलेगा तो वो क्या करेगा, अपने आने वाले क्षेत्र में हर चीज को सबमर्ज कर देगा या फिर डुबो देगा या बहा के लेके चला जाएगा। तो कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स भी आते हैं। ठीक है, आगे बात करें इफेक्ट्स की या फिर उनका जो वो होते हैं प्रभाव, तो उसकी बात करें तो कुछ होंगे जो प्राइमरी इफेक्ट्स होंगे, कुछ होंगे सेकेंडरी इफेक्ट्स होंगे। प्राइमरी इफेक्ट यानी जैसे ही बाढ़ आती है उसका त्वरित प्रभाव पड़ता है, कुछ हम लोग उनको देखेंगे, और कुछ जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं यानी जो दीर्घकालिक यानी आने वाले लंबे समय तक जिनका इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी समझेंगे। तो चलिए प्राइमरी इम्पैक्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर बाढ़ आएगी तो जीवन ही चला जाएगा या फिर किसी को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। बिल्डिंग्स को डैमेज हो जाता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे जो किसी गरीब की झोपड़ी बह जाती है, मिट्टी के मकान टूट जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शहरों के मकान भी कोलैप्स कर जाते हैं तेज धार में। तो
तो ये सारी डैमेज हो जाएंगी। पावर ट्रांसमिशन को डैमेज हो जाएगा, बिजली के खंभे हैं वो गिर जाते हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे हैं तो इनको भी डैमेज हो जाता है। और क्या डैमेज होता है, ड्रिंकिंग वाटर का लॉस होता है, क्योंकि हर जगह जो वाटर है ना वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा। अब चारों तरफ पानी भरा है तो आप ना ही कुएं से पानी निकाल सकते हैं ना ही हैंडपंप से पानी निकाल सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो सबको कंटेमिनेट कर देगा, वहाँ पे कई सारी गंदगियाँ आ जाएंगी। तो जो ड्रिंकिंग वाटर का है वो सबसे बड़ा एक चैलेंज हो जाता है उस टाइम, क्योंकि वहाँ पे पानी के जब अभाव हो जाएगा तो चारों तरफ तो पानी है आपके, लेकिन फिर भी आपके लायक पीने का पानी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वही बात होगी जैसे समंदर में आप हो लेकिन फिर भी आप समंदर का पानी पी नहीं सकते हैं। देन जो सीवेज डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम है वो भी एक सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब चारों तरफ पानी होता है तो सीवेज जो है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता। अगर वो इधर उधर फैलेगा तो क्या करेगा, वाटर बॉर्न डिजीजेस को जन्म देगा, या फिर वाटर को जो फ्रेश वाटर है या फिर ड्रिंकिंग वाटर है उसको कंटेमिनेट करेगा। ठीक है, और जो नुकसान होता है वो क्या होता है, रोड जो होती हैं वो टूट जाती हैं या फिर बह जाती हैं, कई बार हमने देखा है। या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं सरकारी है या स्कूल है तो वहाँ पे भी लॉस हो जाता है। किसानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि किसानों का जो खेत है वो सबमर्ज हो जाते हैं यानी जलमग्न हो जाते हैं। तो किसान क्या करेगा, किसान ना खेत में जा सकता है ना ही अपनी फसलों को काट के उसको कहीं रख सकता, क्योंकि चारों तरफ पानी है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं की अपनी छोटी से एरिया में कहीं पे अपनी फसल को स्टोर कर ले, तो इतना जब उसका पूरा फार्मलैंड है तो पॉसिबल ही नहीं होता है कि इतने कम टाइम में सारी फसलों को काट ले। अगर वो फसलें अभी कच्ची हैं या फिर पकी नहीं हैं तब तो वो पूरी सबमर्ज हो जाएंगी और पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी। और अगर पैदावार हो चुकी है यानी फसल अगर कट चुकी है तो उसके स्टोरेज का भी प्रॉब्लम आएगा। मान लीजिए अगर उसने अपने घर में स्टोर करके रखा है अनाज गेहूँ कुछ भी, तो अगर बाढ़ आएगी तो उसके घर में भी आ जाएगी, तो अगर घर में आएगी तो जो उसका स्टोरेज मटेरियल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो किसानों के लिए तो दोहरी मार हो जाएगी, ना ही उनका प्रोडक्शन हो पाता है और ना ही उनका स्टोरेज हो पाता है। तो फार्मर्स के लिए जब फ्लड आता है तो वो एक ही बहुत ही भयानक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। नाउ कुछ स्पीशीज़ के लिए, जो ट्री स्पीशीज़ हैं उनके लिए या फिर कुछ इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनके लिए भी फ्लड की जो सिचुएशन होती है वो ही भयानक होती है। क्यों, क्योंकि बहुत दिनों तक अगर कोई पेड़ पौधा है जो अगर कुछ दिनों तक पानी में डूबा रहेगा, ठीक है, तो अगर वो कमज़ोर है या फिर उसको सपोर्ट अभी नया है और उतना बड़ा नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो वो सड़ जाएगा या फिर उसी में ही खराब हो जाएगा। तो ये या फिर रेप्टाइल्स जो हैं जो ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतु हैं या जीव हैं उनके लिए क्या होगा, वो डूब के मर जाएंगे बेचारे। तो ये भी एक स्पीशीज़ है, उनके लिए भी एक खतरा आ जाता है। अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें, ठीक है, तो इकोनॉमिक हार्डशिप है। इकोनॉमिक हार्डशिप यानी आर्थिक मंदी आ जाएगी। तो आर्थिक मंदी कैसे आ सकती है कि बिकॉज जो कृषि है, कृषि डूब गई तो अगर किसान अपना रॉ मटेरियल ही नहीं दे पाएगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसके बाद फिर उनका जो प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो हमारे पास सामान आते हैं वो भी नहीं मिलेंगे, तो जब डिमांड एंड सप्लाई चेन भी ब्रेक हो जाएगी तो इस तरीके से एक इकोनॉमिक मंदी का दौर शुरू हो जाएगा। टूरिज्म में भी एक कमी आ जाएगी, बिकॉज अगर कोई भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो टूरिस्ट प्लेस का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। मान लीजिए आगरा का ताजमहल, तो आगरा के ताजमहल में लाखों लोग आते हैं, ठीक है, तो लाखों लोग, अगर आगरा कोई फ्लड प्रोन एरिया में होता तो क्या होता कि वहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ पाते या फिर बहुत बड़े पैमाने पे जो टूरिस्ट के से आने वाली इनकम है उसका ह्रास हो जाता या फिर उसका लॉस हो सकता था। ठीक है, रीबिल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो चीज़ें खराब हो जाती है, जैसे हमने देखा था कि रोड खराब हो रहे थे, पावर लाइंस खराब हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स खराब हो रही थी, तो इनके लिए भी तो एक रीबिल्डिंग कॉस्ट लगेगी, इनको फिर से पुनः बनाने के लिए भी तो एक कॉस्ट लगेगी, तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया हमारा। फिर किसानों का जो फार्मलैंड्स सबमर्ज हो गए थे उसकी वजह से क्या होगा, फूड का शॉर्टेज हो सकता है। जब फूड का शॉर्टेज हो जाएगा तो एक प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब अनाज खाने को नहीं रहेगा या फिर उसकी शॉर्टेज हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, तो रेट हाई हो जाएंगे। जैसे हमने देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती तो आलू प्याज के दाम जो होते हैं वो 100 200 रुपये किलो हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी। और क्या होता है कि क्रॉनिक डिजीजेस पैदा होने लगती हैं। लाइक अगर मान लीजिए कि कोई घर है जिसमें सीलन आ जाती है,
ठीक है, बाढ़ की वजह से काफ़ी सीलन आ जाती है, तो उसमें जो मोल्ड्स बनने लगते हैं जिसकी वजह से कई सारे हेल्थ इम्पैक्ट होता है, या फिर हेल्थ पे एडवर्स इम्पैक्ट होता है, बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। स्पेशली क्या होता है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो हमारी सांस लेने की प्रणाली है या फिर जो लंग्स है, उसके ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि ना बाढ़ से नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो बाढ़ हमको पॉजिटिव वे में देके जाता है। तो जानते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं फ्लड के। अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। देखिए, अभी अगर हम लोग करंट सिनेरियो की बात करें तो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो उसका लेवल बहुत तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। रीजन क्या है कि हमने सब जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मेथड था, नेचुरल मेथड था, उसको हैम्पर कर दिया है। ठीक है, तो जब उसको हैम्पर कर दिया है तो अब धरती के अंदर पानी जा नहीं रहा है, लेकिन हम धरती से पानी निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, जो बैलेंस था, नेचुरल बैलेंस था, वो बिगड़ गया, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो लेवल था वो नीचे चला जा रहा है। तो जब फ्लड की सिचुएशन आती है तो ये जो वाटर होता है, ग्राउंड लेवल वाटर होता है, ये रिचार्ज हो जाता है, यानी इसका स्तर बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बाढ़ के टाइम में काफ़ी टाइम ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, तो जो फर्टाइल सॉइल होती हैं वो प्लेन्स में आ जाती हैं, जिसकी वजह से पैदावार बढ़ जाती है। सॉइल न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाता है, यानी जो उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और पेस्ट जो होते हैं, पेस्ट जो मतलब जैसे चूहे वगैरह हैं, चूहे हैं जो फार्मलैंड्स में रहते हैं या खेतों में रहते हैं, ये अपने बिल बना लेते हैं और उसके बाद फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है तो क्या होता है कि ये चूहे उसी के अंदर मर जाते हैं या फिर डूब जाते हैं या फिर वहां से हट जाते हैं। तो फार्मलैंड्स के लिए जो पेस्ट होते हैं, जो खतरनाक पेस्ट होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, उनको मार के जो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम जो रिवराइन कॉरिडोर्स के आसपास के जो इकोसिस्टम है उसको बूस्ट मिल जाता है, यानी वो थोड़ा सा फ्लरिश करने लगता है और अच्छा हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी कैसे इंक्रीज हो जाएगी, जैसे अगर किसी क्षेत्र में फ्लड आया तो जाहिर सी बात है कि फर्टाइल सॉइल भी आ रही है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो रहा है, और उसके बाद वहाँ पे वेजिटेशन निकलेंगी तो स्पीशीज आएंगी, बर्ड्स आएंगी, कई कई चीज़ें डेवलप होने लगेंगी, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनने लगेगा नेचुरली। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक बायोडाइवर्सिटी जो होगी वहाँ की क्षेत्र की वो फ्लरिश करेगी या नरिश करेगी। ठीक है, और जो आबादी है बर्ड्स की उसके लिए भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। रीज़न क्या है कि क्योंकि जब नीचे के जानवर धरती वाले जो कीड़े मकोड़े हैं वो जब मरेंगे या फिर ऊपर आ जाएंगे पानी के, तो क्या होगा, बर्ड्स उनको खाएंगी, जिसकी वजह से उनका वो थोड़ी हेल्थ, उनके लिए फूड डाइट अच्छी मिलेगी और उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, नाउ हाइड्रो पावर और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज है, यानी जिनसे पानी से जो एनर्जी निकलती है, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि अब पानी का भंडारण ज़्यादा हो सकता है। जैसे डैम में वाटर अगर ज़्यादा आ जाएगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर के लिए भी फ्लड के सिचुएशन थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है। अगर फ्लड जोन की बात करते हैं या इंडिया के फ्लड की बात करते हैं तो देख लीजिए, ये मैप है इंडिया का, और इसमें जो रीजन्स हैं वो बेसिकली जो हमारा नॉर्थ इंडिया का रीजन है और ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है फ्लड के लिए। तो अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा और गंगा का जो रीजन है उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ बिहार में, ठीक है, और बंगाल का कुछ रीजन है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जिसकी वजह से फ्लड आते हैं। तो ये कुछ मेन रीजन्स है जहाँ पे फ्लड ज़्यादा आता है इंडिया में। और बाकी मैप में वो जो डार्क लाइटेड पोर्शन है वो फ्लड प्रोन एरियाज हैं, या फिर वो क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगर इंडिया के स्टैटिकल डेटा की बात कीजिए तो अराउंड 40 मिलियन हेक्टेयर्स, यानी भारत का 12% लैंड जो है वो प्रोन है किसके लिए, फ्लड्स के लिए या फिर रिवर इरोजन के लिए। ठीक है, तो 12% जो भाग है भारत का वो है फ्लड के लिए प्रोन, यानी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें मेजरली जो दो नदियों की अगर बात करें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन नदियों की वजह से बाढ़ आती है, तो वो एक गंगा रीजन हो जाता है और दूसरा उधर नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा। अगर बिहार की बात करें तो नेपाल से आने वाली कोसी रिवर जो है वो फ्लड की सिचुएशन बिहार में ख़राब कर देती है। और ठीक है, तो
उसके बाद इसीलिए कोसी को जो बिहार में है तो उसको कहा जाता है रिवर ऑफ सोरो, ठीक है, बिहार का शोक। उसके बाद अगर हम फ्लड की बात कर रहे हैं इंडिया की, तो बेसिकली फ्लड किस मौसम में आता है? जो फ्लड आता है वो बहुत ही सीजनल है। ऐसा नहीं है कि नवंबर दिसंबर में फ्लड आ रहा है या जनवरी फरवरी में मार्च आ जा रहा है। तो फ्लड जो आ रहा है बहुत ही सीजनल आ रहा है। ये क्या आ रहा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ भारत में मैक्सिमम रेनफॉल होती है, वो साउथ वेस्ट में इसके मानसून की वजह से होती है, जो मेजरली 3 महीने के लिए होती है, ठीक है। तो अगर फ्लड सिचुएशंस की बात करते हैं तो 3 महीना जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोन हो जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून ही सबसे ज़्यादा भारत में रेनफॉल कराता है। और इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज अराउंड 90 to 100 डेज, ठीक है। अब लगभग 3 महीने के आसपास है, और इसी 3 महीने में इतनी रेनफॉल हो जाती है कि फ्लड की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। तो अगर हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है या फिर आपदा प्रबंधन अगर हमको करना है फ्लड के लिए, तो हमको सबसे ज़्यादा प्रिपेयर कहाँ होना पड़ेगा? इन 3 महीनों के लिए होना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा फ्लड के लिए प्रोन होते हैं, ठीक है। नाउ सेफ्टी प्लानिंग की बात करें अगर हम, तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है आपदा से बचने के लिए, इस जो बाढ़ आपदा है उससे बचने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हमको ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे प्रीवियस और प्रेजेंट फ्लड की, ठीक है। कौन से जो क्षेत्र हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं उनके बारे में हमको स्टडी करना पड़ेगा, उनकी मैपिंग करनी पड़ेगी, उनका स्टैटिकल डेटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। कुछ होते हैं हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स, यानी कि वो क्षेत्र, वो मॉडल जिसमें हमको पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हो जाता है, ठीक है। या फिर जो पुराने डेटाज हैं या फिर जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनसे भी हमको पता चल जाता है कि कौन से क्षेत्र जो है वो बाढ़ प्रभावित हैं या फिर वहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो हमको स्टडी करनी पड़ेगी उन चीज़ों की। स्टडी करने के बाद में हमको मैपिंग करनी पड़ेगी उन एरियाज में जो बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं या फिर सबमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर प्लानिंग की बात करते हैं तो 2 मॉडल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग किस लिए होता है कि मतलब जो आने वाला टाइम है, यानी कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद या साल में 1 साल के बाद उसमें जो बाढ़ आने वाली है उसके लिए तैयार होना। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं तो वो ये होता है कि एक लंबे अवधि के लिए अपने आप को तैयार करना बाढ़ के क्षेत्र में। तो हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ध्यान में रख के अपने प्लानिंग को करना है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन और स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है कि जो जो हमारा डिज़ाइन है, जो बिल्डिंग स्टैंडर्ड कोड है हमारा ऑफ इंडिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपने डिज़ाइंस को बनाना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फ्लड प्रोन एरिया है तो वहाँ पे हम लोग जो अपनी हाइट रख रहे हैं वो बहुत कम हो जाए, या फिर लो लेवल लाइंग एरियाज़ है फ्लड के, वहाँ पे जाके हम लोग अपने मकान बना लें, या फिर जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग है किसी एक्सपर्ट से ना करा के ऐसे ही टेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, या फिर जो फ्लड प्रोन एरियाज़ है वहाँ पे जाके हम लोग अपने मकान बना लें। तो हम लोग को कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा वाइल डेवलपमेंट प्लानिंग और डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। उसके बाद फोरकास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फ्लड मैनेजमेंट में, फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड के, क्योंकि अगर हमको पूर्वानुमान पहले से सही टाइम पे हो जाए, ठीक है, अगर सही टाइम पे हो जाएगा तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा कि हम लोग रेस्पॉन्स कर सकें या फिर बचाव कर सकें या उसकी प्लानिंग कर सकें। तो जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, तो इनकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा इम्पैक्ट है या फिर जो इंटेंसिटी है उसके इम्पैक्ट की, उसको कम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में बाढ़ की आने की संभावनाएं हैं और हमको 6 घंटे या 12 घंटे या 1 दिन पहले पता चल जाता है, तो हम लोग क्या कर देंगे, वहाँ से लोगों को हटा देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, उनको रीलोकेट कर देंगे, थोड़े हायर एल्टीट्यूड पे ले जाके शेल्टर होम्स में रख लेंगे, तो जिसकी वजह से जो कैजुअलिटीज़ है उसको बचाया जा सकता है। तो यानी हमने क्या किया, अगर हमारे पास फोरकास्टिंग अच्छी है या फिर प्रेडिक्शन मेथड्स हमारे अपडेटेड हैं या फिर हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो प्रिकॉशंस या इम्पैक्ट या इंटेंसिटी है डिजास्टर की वो कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं कि क्या करने चाहिए और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, हम लोगों को अगर बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिकल और गैस एप्लीकेशन जो अप्लाइंसेस जो होती हैं उनको बंद कर देना चाहिए, यानी घर के स्टोव जो है या गैस है, सिलेंडर है, उसको बंद कर देना चाहिए, और कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको बंद कर देना चाहिए, उसको नहीं ऑन करना चाहिए, ठीक है।
कैरी योर इमरजेंसी किट, जो ही हमारी इमरजेंसी किट है उसको हमें अपने पास रखना चाहिए। एक परिवार का एक डिजास्टर मैनेजमेंट किट होनी चाहिए हर उस एरिया में जहाँ पे जो कि फ्लड प्रोन एरियाज हो। और आपका जो मूवमेंट है, यानी अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं या रिलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि जब मास मूवमेंट होता है, जब बड़े पैमाने पे हर सभी लोगों को मूव किया जाता है, तो बिछड़ने का डर होता है। तो आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए आप बिछड़ जाएंगे तो आप कहाँ मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर मुझे पता होगा कि लास्ट में मेरा रीचिंग पॉइंट वहां पे है तो मैं वहीं पे मिलूंगा। तो अगर मैं बीच में मान लीजिए बिछड़ भी जाता हूं तो सारे लोग वहीं पे मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो परिवार है वो अलग नहीं होगा या फिर उनको किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को नहीं फेस करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लड वाटर जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं बाढ़ का पानी है तो हम लोग उसमें उसके अंदर जाने की कोशिश करें या फिर उसके अंदर चेक करने की कोशिश करें कि कितना गहरा है कितना नहीं। अगर मान लीजिए आपको पानी के अंदर जाने की मजबूरी पड़ जाती है तो हमेशा अपने साथ एक पोल या स्टिक रखें, ठीक है, एक डंडी रखें, जिससे कि आप गहराई नापते चलें कि आगे कोई गहरा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कोई गड्ढा है जो आपको कोई रास्ता तो दिखेगा नहीं फ्लड के टाइम में। तो आपको पता चलता रहेगा उस स्टिक के माध्यम से कि आगे कोई गड्ढा है या रास्ता है कि नहीं है, ठीक है। पावर लाइन से दूर रहें, हमेशा जो पावर इलेक्ट्रिक के खंभे हो उनसे दूर रहें और पानी में ट्रेवल करने को अवॉइड करें, ठीक है। जो फ्लोर है और जो सीढ़ियां हैं, यानी जो फर्श और सीढ़ियां हैं, अगर उस पर मलबा जम जाता है, डेब्रिस जो फ्लड का जो आता है गंदगी, तो उसको उस पर चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो क्या होगा, बहुत ही स्लिपरी हो जाता है, वो रीजन बहुत स्लिपरी हो जाता है, बहुत सावधानी से उसको पार करना है आपको। और हमेशा टीवी या रेडियो को सुनते रहे। टीवी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि जैसे मोबाइल पे रेडियो भी अब तो अवेलेबल हो जाता है, नहीं तो लोग पहले ट्रांजिस्टर्स और रेडियो लेके चलते थे। तो रेडियो में जो हमको वार्निंग दी जा रही है या फिर गाइडेंस पब्लिक को अवेयर करने के लिए जो गवर्नमेंट की नोटिसेज आती हैं, उसको हम लोग पढ़ते रहें या सुनते रहें। किन चीज़ों को हमको अवॉइड करना है फ्लड के टाइम में, तो हमको पानी के अंदर नहीं जाना है, ठीक है। हमको जो तेज धार है, यानी जो तेज धार है फ्लड की, यानी बहाव है, तो उसमें तैरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अपनी गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए किसी भी फ्लड प्रोन एरिया में। कई बार हमने देखा है कि ट्रक वगैरह बह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फ्लडेड रीजन्स में ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम पार कर लेंगे, मोटरसाइकिल निकाल लेंगे पुल से। तो होता क्या है कि उनको जो बाढ़ का पानी होता है वो बहा ले जाता है। तो हमको अवॉइड करना पड़ेगा कि कोई भी एरिया, उस जो फ्लडेड एरिया है उसमें किसी व्हीकल को ड्राइव ना करें, ठीक है। डू नॉट ईट एनीथिंग, जो कि अगर मान लीजिए जो फ्लड कंटेमिनेटेड हो जाता है तो उन चीज़ों को नहीं खाना है। कोई भी फ्लड वाटर के साथ में कंटेमिनेटेड फूड है या पानी है उसको हमको ग्रहण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे हमको बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बिजली को तब तक ना चालू करें जब तक कि प्रॉपरली आप चेक ना कर लें कि सब कुछ सुरक्षित है, या फिर किसी इंजीनियर से बुला के उसको चेक ना करवा लें, ठीक है। जब तक आप गैस को ना चेक कर लें तब तक कोई भी लाइटर या फिर कैंडल या लालटेन या फिर माचिस ना जलाए, क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग की जो गैस है वो ओपन हो जाती है, ओपन रह जाती है एक्सीडेंटली, और जब हम आते हैं तो चारों तरफ गैस के फ्यूम्स होते हैं, और जैसे ही हमने कोई चीज़ जलाई, ज्वलनशील चीज़ जलाई, उसकी वजह से आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमको देखना होगा कि हमारा कहीं गैस जो है वो प्रॉपरली क्लोज है कि नहीं है, और हमको तब तक आग का अवॉइड करना चाहिए जब तक प्रॉपरली चेक ना कर ले कि हाँ सब कुछ अपनी प्रॉपर जगह पे है या प्रॉपर कंडीशन में है, ठीक है। सीलिंग फैन को नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें सीलिंग आ गई हो और उसकी वजह से करंट चारों तरफ फैल रहा हो। टीवी, सीआरटी टर्मिनल्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को डायरेक्टली नहीं, मैंने कहा पहले भी बताया कि उसको ऑन नहीं करना चाहिए जब तक कि हम लोग उसको प्रॉपरली चेक ना कर लें कि कोई ऐसा तो उपकरण नहीं है कि जिसमें पानी चला गया हो जिसकी वजह से हम ऑन करें तो वो फूक जाए या उसमें आग लग जाए। तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी के साथ ही हम लोग अपनी लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, लेकिन स्लाइड को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित जिला कौन सा है, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट करके हमारे
हमें कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बाढ़ प्रभावित जिला है वो कौन सा है। तो इसी के साथ ही बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्लीज़ दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।